हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस बायोलॉजी क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था। In post fertilization events you will find that there are four basic steps that occur. First, as we have already discussed, it is the एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट। एक बार एंडोस्पर्म डेवलप कर जाए तो वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विल टेक प्लेस एंड आफ्टर दैट इट इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द सीड एंड द फ्रूट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट बोथ इन केस ऑफ द मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। So let's begin, students. The seeds, as you know, develop from the fertilized ovule. ओव्यूल से आपका सीड डेवलपमेंट होता है। नाउ बेसिकली हम लोग सीड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सीड्स व्हिच हैव सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म लेफ्ट आर कॉल्ड एज एल्बुमिनस सीड। ओके, तो अगर थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बाकी रह भी जाता है सीड में तो उसको एल्बुमिनस सीड बोला जाता है। वेरी कॉमन एग्जांपल व्हीट एंड राइस। जो भी आपके क्रॉप्स होते हैं, बेसिकली आप इसको क्रॉप्स बोल सकते हो। And some seeds they do not have any endosperm left after the maturity of the seed. तो जब सीड फॉर्मेशन होता है उसमें जो थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म होता है वो सब कंज्यूम कर लेता है सीड। सो दैट काइंड ऑफ सीड्स आर नाउ कॉल्ड एज नॉन एल्बुमिनस सीड। एग्जांपल पी एंड बीन्स। तो हियर यू हैव द डायग्राम ऑफ टू डिफरेंट सीड्स, वन डाइकॉट एंड वन मोनोकॉट। पहला वाला आपका बीन सीड है which is a dicot seed। तो यहाँ पे आप देखो टोटल एंडोस्पर्म यूज हो चुका है, कॉटलिडन्स फॉर्म हो चुके हैं, एम्ब्रियो फॉर्म हो चुका है, लेकिन कोई भी एंडोस्पर्म बाकी नहीं है। देयर इज नो एंडोस्पर्म इन दिस बीन सीड। whereas if you look at this monocot seed which is the corn seed, यहाँ पे देखो आपका एंडोस्पर्म बाकी है। this specific endosperm part is still left. so अगर एंडोस्पर्म अभी भी बाकी है after the complete seed development we call it as albuminous. If all the endosperm is being utilized and there is no endosperm left in the mature seed, it is called as non-albuminous. ठीक है? Now let's move on to the next slide. Now let us see how dicot embryo development takes place. Dicot embryonic development अगर आप देखोगे, as you can see in this picture, this we have previously also discussed. Dicot मतलब दो cotyledons होंगे। The two different cotyledons initially they appear as two flap-like structures. वो दो flap की तरह appear करेंगे, बाद में धीरे धीरे करके वो लोग कंप्लीट सीड्स में फॉर्म होते हैं। सो द डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो हैज द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स। इसमें फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सी, यहाँ पे डाइकॉट सीड्स का एम्ब्रियो थोड़ा डिफर करेगा फ्रॉम द मोनोकॉट सीड्स। तो व्हाट आर द पार्ट्स? पहला चीज है इनका एम्ब्रियोनल एक्सिस। द सेंट्रल एक्सिस इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियोनल एक्सिस व्हिच कंटेन्स प्लीम्यूल। This develops into the shoot part after germination. Then you have the radicle which develops into the root part after germination. The radicle is covered by root cap. तो हम लोग जानते हैं कि रूट कैप जो होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है रूट को, बिकॉज द रूट हैज टू डिग इनटू द सॉइल, सो इट नीड्स सम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन। एंड just below the plumule you have the hypocotyle. So this is structure present below the plumule segment, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकॉटाइल। ठीक है, तो क्या पार्ट्स होते हैं? पहला तो है एम्ब्रियोनल एक्सिस, द मेन एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो व्हिच इज फर्दर डिवाइडेड हैविंग कॉटिलिडन्स। नाउ दिस इज अ डाइकॉट सीड, तो इसमें दो कॉटिलिडन्स होंगे। सीड लीव्स फॉर्म, यही कॉटिलिडन्स हैं जो सीड लीव्स बनाते हैं। तो जब आप देखे होगे whenever a seed is germinating तो उसको पहले दो लीव फॉर्मेशन होते हैं एंड दे आर बेसिकली द कॉटिलिडन्स, तो उसको हम लोग सीड लीव्स बोलते हैं। They help in storage of food because they provide food for the developing plantlet. जो initially plant develop करता है उसको वो लोग food provide करते हैं, provides nourishment to the developing radicle and plumule. So this is the function of the cotyledons. The next three structures are the epicotyle, hypocotyle. These two structures are present above and below the embryonal axis. Epicotyle, the part of the embryonal axis above the cotyledons. Cotyledons के ऊपर होता है। Epi मतलब above, cotyle means cotyledon. तो जो डाइकॉट होते हैं मतलब दो कॉटिलिडन्स होते हैं इन केस ऑफ डाइकॉट सीड, उसके ऊपर जो पार्ट होता है उसको एपिकोटाइल बोला जाता है। ना दैट टर्मिनेट्स इनटू द प्लीम्यूल, मतलब एपिकोटाइल का टिप मोस्ट पार्ट जो होता है वो प्लीम्यूल होता है। द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ एपिकोटाइल इज प्लीम्यूल। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कॉटिलिडन के ऊपर की तरफ जो सेगमेंट है एपिकोटाइल है और उसके ऊपर रहता है प्लीम्यूल। Similarly, hypocotyle is a part of the embryonal axis below the cotyledons. वो cotyledons के नीचे रहता है and it terminates into the radicle which develops into the root. तो plumule develops into stem tip, radicle develops into root tip, and the root tip is covered by the root cap.
तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रेडिकल रूट में डेवलप करता है, रूट टिप में डेवलप करता है, और उसका जो कवरिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं द रूट कैप। ठीक है, so these are the parts of the dicot embryo. Now let us have a look at the monocot embryo. अब मोनोकॉट एम्ब्रियो में अगर आप लोग देखोगे, इसमें भी वैसा ही एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा. देयर इज अ मेन एम्ब्रियोनल एक्सिस व्हिच डिवाइड्स इनटू द फॉलोइंग डिफरेंट रीजंस. पहला है कॉटिलिडन, द कॉटिलिडन इटसेल्फ. नाउ हियर यू विल हैव अ डिफरेंस. मोनोकॉट में सिर्फ एक ही कॉटिलिडन होता है. देयर इज ओनली वन कॉटिलिडन and forms only one leaf seed. That is called as scutellum. So the cotyledon is called as scutellum in the grass varieties or in the monocot plants, which is located at the side of the embryonal axis. तो इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो स्किट्यूलम, दिस स्पेसिफिक पार्ट. तो ये इसका कॉटिलिडन है. और ये देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ पे जो है, दिस इज द सेंट्रल एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसके साइड में होता है. इट इज नॉट प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनल एक्सिस इटसेल्फ. Besides that, it also has the plumule which develops into the shoot tip, radical which develops into the root tip. तो यहाँ पे आपका रेडिकल है नीचे की तरफ जिससे रूट होगा, covered with a root cap. ऊपर आपका plumule होता है. Now both the root tip and shoot tip, they are also covered by sheath like covering. तो एक sheath like covering होता है above the root which forms the coleorhiza. It is labeled here. तो ये जो आपका रूट कैप है उसके ऊपर एक और शीट लाइक कवरिंग होता है. Now this is basically seen in the preliminary stages of germination. Germination के preliminary stages में दिखाई देता है. जैसे ही प्लांट डेवलप करने लगता है ये लेयर चला जाता है. It will slowly disappear. Similarly वैसा ही एक शीट लाइक कवरिंग होता है above the plumule. This is called as coleoptile. प्लीम्यूल के ऊपर भी वैसा ही कवरिंग होता है जिसको हम लोग कोलियोप्टाइल बोलते हैं. Now that develops the few leaf प्राइमोडिया. तो इनिशियली आप देखोगे जो पहला लीफ, 2-3 लीव्स पहले फॉर्म होते हैं, इनिशियल लीफ फॉर्मेशंस होते हैं, वो वहीं से होते हैं. दे आर कवर्ड बाय दिस शीथ कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल. ओके, so that is the basic difference between the monocot and the dicot embryo. Now let us see what the structure of these seeds are. अभी तो हमने एम्ब्रियो देखा, अब देखते हैं सीड्स का क्या स्ट्रक्चर होता है. So seeds basically are divided into two types, the monocot seeds and the dicot seeds. अगर दो cotyledons हैं सीड में तो उसको dicot बोलते हैं. अगर एक ही cotyledon है उसको monocot बोला जाता है. Now a dicotyledonous seed को अगर आप लोग देखोगे, it will have the following parts. It has an outer covering called as seed coat. ये जो हमने यहाँ पे लिखा है seed coat, it is the outermost covering. ठीक है, तो इसका जो outermost covering होता है इसको हम लोग seed coat बोलते हैं. And that is composed of two layers. ये जो बाहर का सीड कोट आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, this is a gram seed as you can see. तो इसके दो layers होते हैं. It has an outer layer called as testa and an inner layer called as tegnum. The testa is little bit thick, tegnum is little bit thinner in nature. तो इसके दो layers होते हैं, outer layer testa, inner layer tegnum. Now there is a small scar called as hilum. अगर आपने ग्राम सीड देखा होगा तो वहां पे देखना ऐसे स्कार होता है, स्कार लाइक मार्क. दिस स्कार लाइक मार्क इज कॉल्ड एज हीलम. ठीक है, द स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू व्हिच द सीड हैज अटैच्ड टू द फ्रूट, जहां से वो फ्रूट के साथ अटैच होता है उस पॉइंट को बोला जाता है हीलम. नाउ इफ यू रिमेंबर, हीलम हमने डिस्कस किया था व्हाइल वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मेगास्पोरेंजियम. ओव्यूल इज कनेक्टेड टू the ovary through funicle and the point of attachment is called as hilum. Now this is the same hilum, ये वही structure है. ठीक है, now as because dicots हैं तो दो cotyledon होंगे, बीच में embryonal axis होगा. Towards the lower surface you'll have the radicle, towards the upper surface you'll have the plumule. Plumule develops into the shoot, radical develops into the root. At the same time you'll find there's a small opening, there's a small gap. Now that gap is the micropyle end. ये भी हमने मेगास्पोरेंजियम में डिस्कस किया था. देयर इज एन ओपनिंग कॉल्ड एज माइक्रोपाइल थ्रू व्हिच द पोलन ट्यूब एंटर्स. नाउ आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द सीड, द माइक्रोपाइल विल स्टिल बी देयर एज अ स्मॉल ओपनिंग. नाउ दिस इज द पार्ट फ्रॉम व्हिच द सीड कोट विल रप्चर ड्यूरिंग जर्मिनेशन. जब जर्मिनेशन होता है तो इसी पॉइंट से वो रप्चर करता है और रूट फॉर्म करता है. ठीक है, नाउ दिस इज अबाउट द dicot seed. It also contains the micropylar end जो अभी हमने डिस्कस किया. It's a small pore on the seed through which oxygen and water is exchanged during germination. So that is the point जहां पे वो water absorb करके swell करता है seed. The seed coat will rupture and from that the roots will originate, the radical will originate. Besides that, they have the cotyledons. These cotyledons form the seed leaves. They also store food, provide nutrition during the germination, and they are helpful in development of both the radical and plumule. Radical, the embryonic root,
whereas plumule the embryonic shoot. So that is how your dicot seed looks like. That is the different parts of the dicot seed. Now if you look at a monocot seed, this is how it will look like. Now monocot seed, you'll find the seed coat is fused with the pericarp. Now pericarp is the outer covering of the fruit. ये fruit जो होता है वो covering होता है, उसको हम लोग बोलते हैं pericarp. यहाँ पे आप देखोगे कि सीड को डायरेक्टली पेरिकार्प के साथ फ्यूज्ड होता है. इट इज कंप्लीटली फ्यूज्ड विथ द पेरिकार्प. एंडोस्पर्म, bulky part within which the small embryo lies, massive and starchy endosperm. तो इनका एंडोस्पर्म होता है, as we have already discussed, albuminous seed है, मतलब एंडोस्पर्म रहेगा उसमें. Now this endosperm basically it is a food storing unit, you can say in one way. Starchy होता है, मतलब it contains the reserve food called as starch. Allurian layer, there is another extra layer present between the seed coat and the endosperm. Allurian layer, this is a special tissue surrounding the endosperm. Now remember students, allurian layer is only seen in monocots, it is not seen in dicot. Now cotyledons, single cotyledon termed as scutellum, इनमें एक ही cotyledon होता है जिसको scutellum बोलते हैं. We have already seen in the previous slide. In contact with the endosperm through the epithelial layer. Plumule, it is the embryonic shoot covered by coleoptile. Radicle, it is the embryonic root covered by coleorhiza. ठीक है, coleorhiza is the covering of the root tip, embryonic root, and coleoptile is the covering of the embryonic shoot. After germination, plumule develops into the shoot part, whereas the radicle develops into the root part. Okay. Now there are two different terms that we need to understand in this topic. One is apomixis and the other one is polyembryony. I'll go through in a very brief manner through these two topics. Students, apomixis is the mechanism to produce seed without fertilization. देखो हमने एक पॉइंट पढ़ा था पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोकार्पी मींस डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. अब इसको कंफ्यूज मत करना. Development of seed without fertilization is now referred to as apomixis. Apomixis, development of seed without fertilization. Parthenocarpy, development of fruit without fertilization. Now this mechanism produces clones. As you can say, ये तो बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है, मतलब वही प्लांट सेल है जो डिवाइड करके उसमें से नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं. So that is basically, you can say, one kind of cloning mechanism. It's one kind of asexual reproduction, you can say, but it is sexual. Okay, so hence it can be considered as a form of asexual reproduction. Example, meadow grass. Now apomixis is seen in most of the Poaceae family, or you can say the grass variety of plants. A common example है meadow grass, Poa bulbosa, the scientific name of this. Now ये होता कैसे, how apomixis take place? Because देखो जाइगोट फॉर्म होता है जो डिप्लॉयड होता है और उसी से ही नया सीड या फिर नया प्लांट प्रोड्यूस होगा. सो इट हैज टू बी इन डिप्लॉयड. जबकि जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं, पोलन ग्रेन्स, एग सेल, वो हैप्लॉयड होते हैं. सो विदाउट फर्टिलाइजेशन कैसे ये हैप्लॉयड सेल्स डिप्लॉयड कन्वर्ट होते हैं? Now there are two ways by which this can take place. First thing is the nucellar cells which are diploid and located outside the embryo continuously divide, enter into the embryo sac and later develop into the embryo. This is the first way. तो न्यूसेलर सेल्स जो एम्ब्रियोनिक सेल के चारों तरफ होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं. सी ऑल द सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, जैसे आपका एग सेल हो गया, सिनर्जिड्स हो गया, ऑल ऑफ देम आर हैप्लॉयड. लेकिन न्यूसेलर टिश्यू जो उसको सराउंड करता है वो डिप्लॉयड होता है. तो कभी कभी कुछ न्यूसेलर टिश्यू, न्यूसेलर सेल्स, दे एंटर इनसाइड द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर एंटर कर जाते हैं और वही डिवाइड करके एक नया एम्ब्रियो बना लेते हैं. सो देन यू विल फाइंड कि ये जो नया एम्ब्रियो बनता है, दैट is developing into a new plant. So this plant is not basically formed from the egg cell. This plant is basically formed from the nucellar cells surrounding the embryo sac, which are already diploid. So the plant also is diploid. In this way, multiple embryos can exist inside one ovule, and that is termed as polyembryony. तो अगर ऐसा होता है, न्यूसेलर टिश्यू अगर एंटर कर जाता है, if the nucellar tissue is entering into the embryo sac and then it is producing a new plant, then that condition is called as polyembryony. Because बहुत सारे एम्ब्रियो एक साथ डेवलप होंगे. न्यूसेलर टिश्यू है तो सिर्फ एक सेल तो एंटर नहीं करेगा, बहुत सारे सेल एंटर करेंगे, सारे सेल डेवलप करेंगे एम्ब्रियो में, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज polyembryony. इट इज वेरी कॉमनली सीन इन केस ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, जैसे आपका लेमन हो गया, लाइम हो गया, ऑरेंज हो गया. Along with it, mango में भी दिखाई देता है कभी कभी. This condition is seen in mango as well. Sometimes the egg cell is not formed as a result of reductional division and hence diploid.
This diploid egg cell later develops into the embryo directly. Now this is the second process by which apomixis can take place. पहला प्रोसेस था कि न्यूसेलर टिश्यू ही डेवलप कर जाते हैं into an embryo. Second ये है कि कभी-कभी egg cell, see in megasporogenesis we have seen the egg cell is formed by the mechanism known as meiosis. वो मियोटिक डिवीजन करता है, रिडक्शनल डिवीजन करता है, इसीलिए हैप्लॉइड एग सेल प्रोड्यूस होता है. कभी कभी बहुत रेयर केसेस में ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस mitosis occurs instead of meiosis. As a result, the egg cell which will be produced will be diploid in nature, not haploid. So ये जो diploid egg cell होता है वही बाद में डेवलप कर जाता है into embryo and that can lead to a diploid plant. So that is another process by which apomixis can take place. So these are the two different ways by which apomixis takes place. Okay. Now apomixis, what is the advantages? Apomixis is extremely useful these days because of the following reasons. क्या क्या reasons हैं? यहाँ पे 4 points दिए हुए हैं. Clonal production through seeds. अब आप apomixis करके you can clone certain plants, certain specific varieties of plants. New hybrids can be produced in lesser time. कम time में हम ज़्यादा hybrid produce कर सकते हैं. Disease free plants can also be produced. Now take the example, कोई एक plant है जो disease free है. अगर उसको आप pollinate करते हो तो उसका जो disease free gene है वो लॉस्ट हो सकता है, दैट माइट बी लॉस्ट ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस. तो आप अगर उसको एपोमिक्सिस कर देते हो तो वो जीन फिर से नेक्स्ट जनरेशन में रहेगा एंड दैट नेक्स्ट जनरेशन प्लांट आल्सो विल बी डिजीज फ्री. थर्ड इज कॉस्ट इफेक्टिव. यहाँ पे कोई पोलिनेशन करना नहीं पड़ेगा, कोई फर्टिलाइजेशन करना नहीं पड़ेगा, नो अदर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. वो प्लांट खुद ब खुद अपना ही नया नया प्लांट्स प्रोड्यूस करते जाएगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन. सो इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. सो दीज आर द 4 बेसिक रीजंस व्हिच आर हेल्पफुल फॉर द फार्मर्स और द कल्टीवेटर्स बिकॉज ऑफ एपोमिक्सिस. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं. ये पोली एम्ब्रियोनी का एक एग्जाम्पल है, सिट्रस फ्रूट. एज यू कैन सी देयर आर मल्टीपल एम्ब्रियोज डेवलप. ये जो लोक्यूल्स आप लोग देख रहे हो, दीज आर ओवेरियन लोक्यूल्स. लाइम हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उसमें दिखाई देता है. As because many embryos are produced simultaneously, condition is called as polyembryony. Now this is Poa bulbosa, meadowgrass, जो थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल दिया था एपोमिक्सिस का. So the apomictic seeds develop from this kind of plant which is Poa bulbosa, also known as meadowgrass. So students, with this we complete chapter number 2, the sexual reproduction in angiosperms or flowering plants. Okay, so please go through these topics and take down your notes. In the next class, we'll move on to the next chapter, that is chapter number 3, human reproduction. Thank you. Thank you, everyone.